जब रूस और इथियोपिया ने परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए तो पश्चिमी दुनिया के चेहरे पर एक अनकहा डर दिखा। डर इस बात का नहीं था कि अफ्रीका परमाणु हथियार बनाएगा, बल्कि इस बात का कि अफ्रीका अब अपने भविष्य पर खुद नियंत्रण करेगा। सालों तक अफ्रीका को बताया गया, तुम्हारे पास संसाधन तो हैं, लेकिन ज्ञान नहीं। तुम्हारे पास जमीन तो है, लेकिन क्षमता नहीं। तुम विकास चाहते हो तो हमें अपने नियम तय करने दो। और अफ्रीका ने हर बार वही किया, क्योंकि हर बार उसे यह विश्वास दिलाया गया कि विकास का रास्ता पश्चिम से होकर जाता है। लेकिन अब वह कहानी बदल रही है। इथियोपिया ने रूस के साथ मिलकर एक नया अध्याय लिखा है, एक ऐसा समझौता जो महाद्वीप की दिशा बदल सकता है। यह समझौता ऊर्जा से कहीं अधिक है, यह स्वतंत्रता का वैज्ञानिक संस्करण है। रूस इथियोपिया को परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में मदद करेगा और साथ ही अफ्रीकी वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करेगा। इस समझौते के साथ इथियोपिया अफ्रीका का अगला ऊर्जा केंद्र बन सकता है। अब तक अफ्रीका अपने तेल, गैस और खनिजों को सस्ते दामों में बेचता रहा और वही संसाधन पश्चिम महंगे उत्पाद बनाकर वापस अफ्रीका को बेचता रहा। अब जब इथियोपिया अपनी ऊर्जा खुद बनाएगा तो यह चक्र टूटेगा, और जब यह चक्र टूटेगा तो सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि मानसिक दास्ता भी खत्म होगी। यही वह बात है जो पश्चिम को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि ऊर्जा ही शक्ति है। जो ऊर्जा बनाता है वही नियम बनाता है, और अब अफ्रीका नियम लिखने की तैयारी कर रहा है। पश्चिमी मीडिया ने तुरंत हेडलाइन चलाई, रशिया एक्सपैंड्स न्यूक्लियर फुटप्रिंट इन अफ्रीका। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह रूस की चाल नहीं, अफ्रीका का चुनाव है। इथियोपिया अब मदद नहीं मांग रहा, वह साझेदारी कर रहा है। और यही फर्क पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि कौन अफ्रीका की मदद करेगा, अब सवाल यह है कौन अफ्रीका के साथ चलेगा। जब भी अफ्रीका ने परमाणु ऊर्जा की बात की, पश्चिम ने तर्क दिया, यह बहुत खतरनाक है, बहुत जटिल है, बहुत महंगा है। लेकिन असली डर यह था कि अगर अफ्रीका को परमाणु तकनीक मिल गई तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा सिर्फ बिजली नहीं देती, वह आत्मनिर्भरता देती है, वह ज्ञान का दरवाजा खोलती है, वह राष्ट्र को विज्ञान की भाषा सिखाती है। इथियोपिया का यह फैसला पूरी पीढ़ी को सशक्त करेगा। जब बच्चे अपने स्कूलों में परमाणु विज्ञान पढ़ेंगे तो वे जानेंगे कि यह किसी और का क्षेत्र नहीं, यह उनका भी है। और जब वे अपनी प्रयोगशालाओं में खड़े होंगे तो यह अफ्रीका के आत्मविश्वास की नई सुबह होगी। पश्चिमी ताकतें जानती हैं कि परमाणु ऊर्जा से आने वाली वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और शोध की क्षमता एक पूरे महाद्वीप को मदद पाने वाले से निर्माता में बदल सकती है। इसीलिए वे इसे रोकना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि अफ्रीका प्रयोगशालाएं बनाए, वे चाहते हैं कि अफ्रीका बाजार बना रहे, जहां वे मशीनें बेच सकें, न कि वह मशीनें खुद बनाए। लेकिन यह कहानी अब बदल रही है। रूस के साथ इथियोपिया का यह सौदा एक ऐसी डोर बांध रहा है जिसमें ज्ञान, सम्मान और संप्रभुता तीनों जुड़े हैं। रूस इथियोपिया को सिर्फ तकनीक नहीं दे रहा, वह उसे परमाणु विज्ञान की पूरी शिक्षा दे रहा है। इथियोपिया के वैज्ञानिक रूस के अनुसंधान संस्थानों में प्रशिक्षण लेंगे, वहां प्रयोगशालाओं में काम करेंगे और फिर अपने देश लौटकर खुद रिएक्टर चलाएंगे। यह वही बात है जो पश्चिम ने कभी नहीं की। जब पश्चिम ने अफ्रीका को सहायता दी तो उसके साथ निगरानी, शर्तें और नियंत्रण आया। लेकिन रूस की नीति सीधी है, ज्ञान साझा करो, शक्ति साझा करो। यह इथियोपिया के लिए एक नई शुरुआत है। अब सोचिए, जब अफ्रीका का पहला परमाणु रिएक्टर चलेगा तो यह सिर्फ बिजली का बल्ब नहीं जलाएगा, यह उस सोच को जलाएगा जिसने सदियों तक अंधकार में रखा था। वह सोच कि अफ्रीका तैयार नहीं है, अब राख में बदल जाएगी। पश्चिमी थिंक टैंक और मीडिया चैनल अब रिपोर्ट लिख रहे हैं, इथियोपिया का कदम क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन सच यह है कि यह खतरा नहीं, बल्कि समानता का उदय है। क्योंकि जैसे ही अफ्रीका ने कृपा मांगना छोड़ा, वैसे ही पश्चिम ने खतरे का शब्द अपनाया। सवाल यह नहीं कि इथियोपिया क्या बना रहा है, सवाल यह है कि कौन नियंत्रण खो रहा है। और यह नियंत्रण अब धीरे धीरे फिसल रहा है। इथियोपिया के इस सौदे ने अन्य अफ्रीकी देशों को भी प्रेरित किया है। नाइजीरिया, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका पहले ही परमाणु कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं। अब केन्या, युगांडा और सूडान भी इस दिशा में बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक नया परमाणु युग अफ्रीका में जन्म ले रहा है। यह सिर्फ ऊर्जा की कहानी नहीं, यह आत्मसम्मान की क्रांति है। अफ्रीका अब यह नहीं पूछ रहा कि हम कर सकते हैं या नहीं, वह कह रहा है हम करेंगे। और यही वह बात है जिसने पश्चिम को सबसे ज्यादा अस्थिर कर दिया है। क्योंकि जिस क्षण अफ्रीका ने अनुमति की जरूरत छोड़ दी, वह क्षण था जब उसका नियंत्रण टूट गया। इथियोपिया की राजधानी में हुए उस साइनिंग समारोह की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर फैल चुकी हैं।
जहां पहले पश्चिमी मीडिया उसे जोखिम भरा निर्णय बता रहा था, वहीं आम अफ्रीकी लोग उसे आज़ादी का दिन कह रहे हैं। स्टोरी विद थांजावुल में हम बार बार यही देखते हैं। जब कोई अफ्रीकी देश खुद अपने संसाधनों पर नियंत्रण लेता है तो दुनिया अचानक उसे खतरा कहने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह खतरा नहीं, यह परिवर्तन है। आज इथियोपिया का यह कदम सिर्फ ऊर्जा नीति नहीं, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति है जो कहती है कि विकास की अनुमति किसी और से नहीं, खुद से लेनी चाहिए। अब अफ्रीका के युवा अपने देश के भविष्य को नई परिभाषा में देख रहे हैं। निर्भरता अब पुराना शब्द है, नवाचार नया मंत्र है। कई वर्षों तक पश्चिम ने कहा अफ्रीका को तैयार होने में समय लगेगा। अब इथियोपिया कहता है हम पहले से तैयार थे, बस हमें मौका नहीं दिया गया। और जब मौका नहीं दिया जाता तो कोई उसे खुद बना लेता है। इथियोपिया ने यही किया है। इस समझौते ने दुनिया को संदेश दिया है कि अफ्रीका को अब सामग्री सप्लायर नहीं, तकनीक निर्माता के रूप में देखो। क्योंकि जो महाद्वीप सदियों तक दुनिया को ऊर्जा के लिए ईंधन देता रहा, अब वही खुद ऊर्जा का स्रोत बन रहा है। अब पश्चिम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वे इस नई वास्तविकता को स्वीकार करेंगे या फिर एक बार फिर पुराने डर और नियंत्रण की नीतियों में लौटेंगे। लेकिन चाहे वे कुछ भी करें, अफ्रीका का पहिया अब घूम चुका है और उसे कोई रोक नहीं सकता। पश्चिमी नेताओं की मुश्किल ये है कि वे अब भी अफ्रीका को उसी पुराने नक्शे पर देखते हैं जहां यूरोप केंद्र में था और बाकी दुनिया उसकी परिधि में। लेकिन अब नक्शा बदल चुका है। अब केंद्र वहीं है जहां आत्मनिर्भरता है, जहां संप्रभुता है, जहां लोग अपने भविष्य का निर्णय खुद लेते हैं। रूस और इथियोपिया का यह परमाणु समझौता सिर्फ दो देशों के बीच का करार नहीं, यह विचारों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वो विचार जो कहते हैं हम तुम्हें विकसित करेंगे, और दूसरी तरफ वो विचार जो कहता है हम खुद विकसित होंगे। पश्चिमी संस्थाएं अब चेतावनी जारी कर रही हैं कि अफ्रीका को सावधान रहना चाहिए, रूस पर भरोसा न करे। लेकिन अफ्रीकी राष्ट्र अब सवाल पूछ रहे हैं, जब हमने आप पर भरोसा किया था तब हमें क्या मिला? कर्ज, नियंत्रण और शर्तें। अब जब कोई हमें सम्मान दे रहा है तो आप डर क्यों रहे हैं? इथियोपिया ने जो किया है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा तय करता है। जब बच्चे अपने स्कूलों में पढ़ेंगे कि उनके देश ने खुद अपना परमाणु केंद्र बनाया, तो वे यह भी सीखेंगे कि सीमाएं मानने से नहीं, तोड़ने से इतिहास बनता है। अब अफ्रीका का नया सपना सिर्फ स्वतंत्र राष्ट्र बनने का नहीं, बल्कि स्वतंत्र दिमाग बनने का है। वह युग जा चुका है जब अफ्रीका का भाग्य किसी और की राजधानी में तय होता था। अब निर्णय अदीस अबाबा, अबुजा, काहिरा और प्रिटोरिया में लिए जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया अब कहता है अफ्रीका में रूसी प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह किसी के प्रभाव की कहानी नहीं, यह आत्मनिर्णय की कहानी है। यह वह पल है जब अफ्रीका कहता है हम आपके पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं, हम अपने पक्ष में हैं। इथियोपिया के वैज्ञानिक अब दुनिया भर के मंचों पर दिख रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में वे अपनी परियोजनाओं की प्रस्तुति दे रहे हैं। वे अब सिर्फ सहभागी नहीं, निर्माता बन चुके हैं। और यही वह बदलाव है जिसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जब ज्ञान फैलता है तो शक्ति बांटनी पड़ती है। और अफ्रीका अब वही शक्ति ले रहा है जो उसे सदियों पहले छीनी गई थी, निर्णय की शक्ति। अब अफ्रीका किसी के आदेश से नहीं, अपने अनुभव से सीखेगा, क्योंकि वह जान चुका है कि जो सहायता के नाम पर आता है वह अक्सर नियंत्रण में बदल जाता है, लेकिन जो सहयोग के नाम पर आता है वह साझेदारी बनता है। रूस ने यह समझ लिया है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह अफ्रीका को ग्राहक नहीं, सहयोगी की तरह देखता है। आज इथियोपिया की प्रयोगशालाओं में जो चिंगारी जली है वह आने वाले दशक में पूरे अफ्रीका को रोशन करेगी। यह सिर्फ रिएक्टर की लॉ नहीं, यह आत्मसम्मान की लॉ है। वह लॉ जो यह कहती है हम किसी की परछाई नहीं, हम खुद एक सूर्य हैं। तो जब अगली बार कोई कहे कि अफ्रीका को मदद चाहिए, तो इथियोपिया का जवाब तैयार है, हमें मदद नहीं, साझेदारी चाहिए। और यही वह सोच है जो अफ्रीका को फिर से परिभाषित कर रही है, क्योंकि हर युग में एक महाद्वीप उठता है और इस युग में वह महाद्वीप अफ्रीका है। स्टोरी विद थांजावुल, जहां दुनिया की सबसे अनकही कहानियां सत्य के स्वर में सुनाई जाती हैं।